ओ लेवल के एग्जाम्स में बच्चों आप लोगों की डेट डिक्लेयर्स हो गई है, आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, और जब थ्योरी एग्जाम्स हैं वो 3 अगस्त से कमर्स हैं। इसका मतलब है 3 अगस्त से आप लोगों के पेपर चालू हो जाएंगे। ये पेपर प्योरली एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 90 मिनट का पेपर होगा और 100 सवाल होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को M1 पेपर के बिहाफ में ये सारी चीजें क्लियर करने जा रहा हूं। आज से हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। रोज आप लोगों को एक ना एक पेपर की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से खत्म करिएगा। आप लोगों के OABC सभी लेवल्स के एग्जाम्स 3 अगस्त से शुरू होंगे। एक दिन में एक्सपेक्टेड है दो क्वेश्चन, यानी कि 2 एग्जाम्स होंगे। हो सकता है आपका 9 से लेकर 10:30 बजे तक आप लोगों का एक पेपर हो, आधे घंटे के गैप के बाद दूसरा पेपर हो। इस तरह भी हो सकता है। और पिछली बार तो एक बार तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, एक दिन में चारों पेपर दे दिए थे, तो बच्चे बौखला गए थे। तो फिलहाल तो अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल के लिए किस तरीके से हुआ था, उसके बाद थ्योरी में कैसे होगा। थ्योरी का बच्चों अलग से एक एडमिट कार्ड आएगा। आप लोग थ्योरी वाले पेपर्स के लिए एग्जाम्स देने जब आप जाएंगे, तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आप लोगों को वहां पर, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया था तो आपको एक कंप्यूटर की स्क्रीन मिली थी, उसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम देना था। थ्योरी वाले केस में भी कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी थ्योरी वाले पेपर की स्क्रीन आएगी। इसके लिए बेसिक समझ लीजिए, ये पूरा पेपर जो है एमसीक्यू पर बेस्ड होता है, और आप लोगों का एमसीक्यू जो होगा उसमें 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो टाइमिंग आपके पास रहेगा बच्चों वो होगी आप लोगों की 90 मिनट्स। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन का जो टाइम है लगभग 1 मिनट से थोड़ा सा कम है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़िएगा, सारे अटेम्प्ट करिएगा। पेपर में क्वेश्चंस जो होंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ने को मिलेगा। 100 के 100 एमसीक्यूज पे ही होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोग अपने सिस्टम पे जब बैठेंगे एग्जाम देने, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ आपकी फोटो दिखाई देगी, और यहाँ पर 1 से लेके 100 तक के सारे सवाल होंगे। रेड का मतलब है कि अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। आपको पहला क्वेश्चन दिखाई देगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर है। उस पहले क्वेश्चन में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को दिखाई देगा। ऊपर इंग्लिश में लिखा है, नीचे वही सवाल हिंदी में लिखा होगा। हाँ, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है इन चार में से कौन सा सही है। मान लीजिए आपको लगता है बी सही है, तो बी पे टिक करिएगा और इसको कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म का मतलब है हमने अटेम्प्ट कर लिया इसे। और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे इसका मतलब है वो सवाल ग्रीन हो जाएगा, और इसका मतलब है कि अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में जाए। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जब आप शिफ्ट होंगे, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको फिर से वैसे ही आपको क्वेश्चन और विद सॉल्यूशंस आपको दिखाई देगा। आपको एबीसी जो आपको चाहिए वो टिक करिए और कंफर्म करिए। इन केस आप लोगों में बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपने क्लिक किया, यहाँ पे बी कर दिया, बी के बाद आपने कंफर्म आंसर नहीं किया और सीधा सी पे किया, थर्ड पे क्लिक कर दिया, तो आप लोगों का क्वेश्चन बिना लॉक हुए थर्ड पे चला गया और वो रेड ही रह जाएगा। तो हाँ, पीछे आगे आप कर सकते हैं। आगे पीछे करने के लिए नीचे बटन भी दिया रहता है, नेक्स्ट और फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप कर सकते हैं। आप माउस पे क्लिक करके सीधा जंप करके पहुंच सकते हैं। मान लो आपने कहा 70 से चालू करें, तो माउस 70 पे क्लिक कर दीजिए, 70 नंबर से चालू हो जाएगा। और इन केस अगर आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत है, हम बी की जगह ए करना चाहते हैं, तो बाय साइड में ये जो बटन दिया है रीसेट, इस रीसेट बटन को आप प्रेस करेंगे और आपका क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हुआ तो वो हट जाएगा और आप दोबारा ले सकते हैं। हाँ, आप अपना लॉक करने के बाद उस क्वेश्चन को दोबारा रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये है। और एक चीज और बता दें, जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग सभी के मैच करेंगे, अगल बगल वालों के भी। सभी के अगल बगल जैसे आप बैठेंगे मैच करेंगे, लेकिन उनका ऑर्डर चेंज होगा। जो पहला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसके 12वें या 14वें या 40वें नंबर पे हो। वो रेंडमली सेट हो जाते हैं। ठीक। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है वही बगल वाले का भी है। क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रिपल सी में, जैसे 30-35 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के होते हैं, और लगभग 60 से 70 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं। ओ लेवल में लास्ट टाइम जो पेपर्स आया था उसमें पूरे के पूरे 100 के 100 एमसीक्यू के थे, यानी एक क्वेश्चन और 4 आंसर्स। ठीक। तो आप कुल मिलाकर ये तो आपको समझ आ गया कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक चीज और, एमसीक्यू के ये जो क्वेश्चन होगा थ्योरी वाला, इस क्वेश्चन में
मिनिमम 33 नंबर्स आपको चाहिए होंगे पास होने के लिए। अगर आपके 33 से कम नंबर है तो आपके प्रैक्टिकल में 100 में 100 भी हैं तो बेकार है। तो कुल मिलाकर इसका रूल एक बार फिर से समझ लीजिए कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया है, ये 100 नंबर का होता है, और थ्योरी का एग्जाम अभी आप देंगे, ये भी 100 नंबर का होता है। इसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है वो 33 है, और इसमें भी मिनिमम पासिंग परसेंटेज 33 है। लेकिन इसका एक रूल भी है कि पहले वाला जो नंबर आएंगे उसका सिर्फ 40% लिया जाएगा, और थ्योरी में जो नंबर आएंगे उसका 60% लिया जाएगा, और इन दोनों को मिलाकर 50 से ज्यादा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके प्रैक्टिकल में 80 नंबर आते हैं 100 में, ठीक, और थ्योरी में आपके 50 नंबर आते हैं 100 में। 50 सही हुए, 50 गलत हो गए। तो पहले वाला जो 80 है इसका 40% ले लीजिए, तो 80 का 40% कितना हो गया? 32 हो गया। और इसका 60% ले लीजिए तो 60% कितना हो गया? 30। दोनों को जोड़िए कितना आ गया? 62 आ गया। इसका मतलब आप पास हो गए। तो जितना प्रैक्टिकल में अच्छा आपने कवर कर लिया होगा, तो आप लोगों को ये 50 के ऊपर होना चाहिए। तो जितना प्रैक्टिकल में आपने नंबर खींचे होंगे उसका बेनिफिट आपको थ्योरी में मिलेगा। थ्योरी में अगर कम नंबर भी आ गए, अब दूसरी कंडीशन, अगर आप मान लीजिए प्रैक्टिकल में आपके 50 हैं, ठीक, तो 50 का 60% कितना होता है? 30 हो गया। और थ्योरी में आपके कितने आए हैं? थ्योरी में 50 हैं, दोनों में 50-50 लेकर आ गए, तो आप तो फेल हो गए। अब इसका 60% निकाल लीजिए, 60% कितना होता है इसका? 30। ठीक है, तो इसका 60% कितना हुआ? 5 6 30, 30 नंबर, और उसका 40% निकालना है ना, तो 40% कितना हुआ? 20 हुआ। तो 50 और ये, अब आप पास हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट भी कम हुआ इसमें तो फेल हो जाएंगे। तो दोनों में 50 और 50 आ गए, तो इसमें आपके 20 नंबर हो गए, इसमें आपके 30 नंबर हो गए। तो 50 और 30 और 20, 50 हो गए। लेकिन अगर आपके मान लीजिए यहाँ 49 भी आ गए, या यहाँ 49, तो आप फेल हो जाएंगे। चलिए, अब तो ये तो बात हो गई, अब आप लोगों के एग्जाम कैसे होगा। जब पूरा पेपर हो जाए तो फिनिश कर दीजिए, वरना अगर आप फिनिश नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ओ लेवल का सिलेबस देख लीजिए। और ओ लेवल के सिलेबस में अभी जो आप लोग देखने जा रहे हैं वो आप लोग M1 पेपर में देखने जा रहे हैं। जो सबसे आसान पार्ट है वो है डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम, ये वाला पार्ट। ये ओ लेवल का सबसे इजी पार्ट होता है, और इसमें आपको कम से कम कुछ नहीं तो 10 सवाल मिलने वाले हैं। इसमें डिजिटल फाइनेंस सिस्टम में ओटीपी, ये तो एक तो पहले ये सारी फुल फॉर्म रट लीजिए, ये आपके काम के हैं सारे फुल फॉर्म्स, और इससे एक दो सवाल जरूर फंसेंगे। जैसे ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। क्यूआर का क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। यूपीआई का क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एईपीएस का क्या होता है? आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। यूएसएसडी का क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक, कार्ड डेबिट कार्ड हो गया। पीओएस का पॉइंट ऑफ सेल। उसके बाद एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस का इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये आपके फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान सी सेवाएं, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। ओटीपी आपको पता ही है, आज की डेट में कुछ भी ट्रांजेक्शन करिए ओटीपी आता है वेरीफाई करने के लिए कि सही आदमी के पास डिवाइस है। क्यूआर आप लोग जानते ही हैं। क्यूआर बेसिकली किसी भी चीज का आप लोग बना सकते हैं। क्यूआर एक तरह से कोई भी नंबर, वेबसाइट, कुछ भी लिखा है उसकी एक सांकेतिक कोड को ही क्यूआर कहा गया है, क्योंकि क्यूआर मोबाइल के कैमरे से तुरंत स्कैन हो जाता है, इसीलिए आपको लिखना नहीं पड़ती, ठीक है। यूपीआई आज की डेट में आप लोग गूगल पे, फोन पे सब कुछ यूपीआई से ही करते हैं। यूपीआई का मतलब समझिए क्या है। अगर मैं कहता हूं किसी आदमी के फोन में पैसा ट्रांसफर, किसी आदमी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपके लिए क्या क्या होना चाहिए? उस आदमी का अकाउंट नंबर होना चाहिए, उस आदमी का आईएफएससी कोड होना चाहिए, ठीक, ये दो चीजें तो मैंडेटरी है। बैंक का नेम होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए,
ये सारी चीजें आप लोग जब अपने फॉर्म में भरेंगे तभी तो बैंक पैसा ट्रांसफर करेगा। इन सबको उठाकर हम लोगों ने एक बना दिया यूपीआई। अब मेरे को आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप मेरा यूपीआई डालेंगे, जैसे आपने डाला मिनेश सचान @OKAccess। बस ये यूपीआई में आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ये यूपीआई मेरे जिस बैंक से लिंक्ड है पैसा वहां पहुंच जाएगा। अब मेरे को दूसरे बैंक से लिंक करना है तो उसका यूपीआई दूसरा होगा। तो इससे पैसा पूरा झामतम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, यूपीआई से कर ले। और चाहे तो इसी का क्यूआर बना ले। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद है AEPS, आधार एनेबल पेमेंट। आजकल आपने देखा होगा लोगों को राशन मिलता है, तो जिसको राशन मिल गया है वो आदमी क्या दोबारा राशन ले सकता है उसी महीने? नहीं ले सकता। कैसे पता चलेगा? आजकल बायोमेट्रिक लग गया है, तो कोई आदमी जैसे ही अंगूठा लगाता है बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा हुआ है, तो उस आधार नंबर की ऑलरेडी पेमेंट हो गई है, तो इसी को आधार एनेबल पेमेंट कहते हैं। आजकल छोटे छोटे गांव में भी छोटे छोटे APEPS खाते बना दिए गए। आपको पैसा निकालना है बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने मिनी बैंकिंग देखी होगी, उसमें आप उनके पास मशीन लगी रहती है, मशीन में अंगूठा लगाइए, अपना 5,000 रुपए तक का पैसा निकाल सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। USSD, ये आप लोगों को *9# वाली सेवा है। मान लो किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, अब उसको बैलेंस चेक करना है, तो आप USSD कोड दिए रहते हैं हर बैंक के, आप मोबाइल से वो कोड टाइप कर दीजिए, तुरंत आपके पास मोबाइल में बैलेंस आ जाएगा, आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद POS मशीन है जो कि आप लोगों की सेल करने में मदद करती है। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल रिलायंस डिजिटल या फिर बिग बाजार कहीं से भी शॉपिंग करें, तो शॉपिंग करने में आप कार्ड स्वाइप कर देते हैं मशीन में, तो वो तुरंत पेमेंट हो जाती है, वो ही आप लोगों का POS है। NEFT और RTGS, NEFT पैसा ट्रांसफर करने के लिए तरीका बनाया गया, RTGS भी और IMPS भी, लेकिन इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इनके फंडिंग का। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं NEFT वर्सेस RTGS, तो आपको दिखाई देगा NEFT और RTGS में अमाउंट का डिफरेंस होता है। पहले क्या होता था, बैंक टाइम समय पे ही ये चलता था, लेकिन अब ये 24 घंटे NEFT और RTGS चलते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे RTGS में लिखा है आप 2 लाख के ऊपर का पैसा ही ट्रांसफर कर सकते हैं। नेफ्ट में 2 लाख से छोटी वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है। ठीक। लेकिन NEFT जो है वो तुरंत ट्रांजेक्शन एक्सेस नहीं कर देती, उसको पैसा ट्रांसफर होने में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। जबकि आप गूगल पे करते हैं तो क्या टाइम लगता है, तुरंत हो जाता है? तुरंत हो जाता है, क्योंकि वो IMPS के थ्रू होता है। आया समझ में? तो IMPS का मतलब है इमीडिएट पेमेंट, तुरंत पेमेंट हो जाएगी। और जबकि NEFT में पेमेंट होने के लिए 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, वो स्लॉट में पेमेंट करता है। और RTGS 2 लाख के ऊपर की पेमेंट के लिए, और ये भी स्लॉट में ही RTGS जाता है। तो बस, और ये तो हो गया बात आपकी ये मेन डिफरेंसेस की। तो सभी को समझ आ गया? तो ये जो टॉपिक्स थे ये आपके इससे जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं MCQs जो आपके जुड़े हुए हैं। आपको स्क्रीन पे सवाल दिया जा रहा है, आपको सवाल का जवाब बताना है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है और अभी आपको लगता है कि हे प्रभु कैसे पास होंगे, तो उसके लिए एक आसान तरीका है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आईस एकेडमी बाय मिनेश के नाम से जो है, इस एप्लीकेशन को ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिए। और इसके आपको होम सेक्शन पे मिल जाएगा O लेवल का कोर्स। तो होम सेक्शन पे जाइएगा, O लेवल का कोर्स मिलेगा। O लेवल का कोर्स आप लोग सर्च करिएगा, M1R5 सारे मिल जाएंगे। अब तो जैन वाला भी बैच शुरू होने वाला है, तो आपने M1R5 का जुलाई वाला बैच ले लिया, जैन लीजिए, जैन ज्यादा बेहतर है, लंबी वैलिडिटी मिलेगी। और इसमें आप लोगों को अब कुछ नहीं, प्रैक्टिकल खत्म हो गया है, तो सीधा आप लोग पहुंचिएगा आप लोग MCQ प्रैक्टिस सेट एंड ओल्ड पेपर्स में। बस इतना अगर आप लोग निपटा लेंगे तो आप हर हर महादेव पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको MCQ ही सॉल्व करने हैं, MCQ ही आने हैं। प्रैक्टिकल भी आपको ध्यान हो, मैंने जो प्रैक्टिकल फोल्डर बताया था कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो पास हो जाएंगे, आपने देखा इससे कोई भी एक सवाल बाहर का नहीं था, सब इसी से मिला जुला था, सेम क्वेश्चन एज इट इज सारे पेपर्स के थे। वैसे ही अगर आप MCQ लगा लेंगे तो सेम पेपर आपको सेम क्वेश्चंस, यहाँ तक कि कभी कभार तो कुछ MCQ की लैंग्वेज भी मैच कर जाएगी। तो आप लोग इतना जरूर सॉर्ट आउट कर लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं। बताइए यूपीआई किसने डेवलप किया था? एनपीसीआई, सही या गलत? हाँ या ना? चलिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास जो सवाल है, अब आप लोगों को अपने चैट सेक्शन पे इसके आंसर्स लिखने हैं। तो आप लोगों को जो चैट सेक्शन दिया गया है उस चैट सेक्शन को ओपन करिए और अपने आंसर्स बताइए। यूपीआई इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, सही या गलत? यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भारत में किसने बनाया था? क्या एनपीसीआई ने बनाया था? तो आप में से सभी का आंसर ए आया है, तो इट मींस कि आंसर सही है। तो मैं आपको बता दूं, आंसर सही है। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था एनसीपीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जवाब सही है। क्लियर हो गया? इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी आते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। While making card payment for online transaction, you are asked for CVV number written on card. अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो क्या सीवीवी नंबर डालना पड़ता है? सीवीवी नंबर देखा है ना? एटीएम कार्ड को पलटिएगा, उसमें काले रंग की स्ट्रिप होगी, इसके बगल में 3 नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 करके कुछ ऐसा। तो बताइए क्या आप लोगों का ये जो नंबर कंपलसरी है क्या, ये ट्रांजेक्शन नंबर्स डालने? सीवीवी देखा है कि नहीं देखा है? जल्दी बताइए। देखिए आप लोगों को दिखाएं, ये है एटीएम कार्ड। तो आप एटीएम कार्ड अगर आप चेक करें तो एटीएम कार्ड में आपको कार्ड के पीछे बैक की तरफ देखेंगे तो ये एटीएम है। और इसके पीछे अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर एक छोटा सा सीवीवी नंबर दिखाई देगा। इस वाले में मैं किसी में दिखा देता हूं, किसी में भी बनाओ, ये फ्रंट वाले सारे दिख रहे हैं। ये रहा। इस पे आपने गौर किया? यहाँ देखिए 1 2 3 करके छोटा सा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये होता है सीवीवी नंबर। तो क्या ये सीवीवी नंबर डालना कंपलसरी होता है कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो? ऑनलाइन पेमेंट जब आप करते हैं तो उसमें कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट कार्ड के ऊपर जो होती है वो डालना, प्लस सीवीवी नंबर डालना कंपलसरी होता है। और उसके बाद फिर वो आपको जब पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ उतने से हो जाएगा, उसके बाद ओटीपी भी आएगा। वरना किसी का अगर कार्ड गिर गया तो कार्ड गिर जाने में प्रॉब्लम है कि उसको पूरी डिटेल भर के वो अपना पेमेंट कर लेगा। तो ऐसा नहीं है। कार्ड गिरने के बावजूद आप लोगों का सीवीवी नंबर्स वगैरह सब भर देगा, लेकिन ओटीपी आने के बाद ही पेमेंट होगी। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं कि ओटीपी जो आएगा वो हर कार्ड में आएगा। अब जैसे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो उनकी अपनी वेबसाइट है, देखिए मैं दिखा देता हूं। और उस वेबसाइट में आप लोगों से वो पूछता है कि हमें ओटीपी की या नेशनल या इंटरनेशनल कैसा आपको परमिशन चाहिए। तो आप लोग उस पर डाल सकते हैं, सभी बैंकों की साइट्स में दिया रहता है। जैसे एसबीआई कार्ड की ये वेबसाइट है, आप इस पे लॉगिन करेंगे तो आपके कार्ड के डिटेल्स आ जाएंगे। और कार्ड के डिटेल डालने के बाद सेटिंग्स खुल जाएंगी। आप इसमें सेटिंग कर देंगे कि इंटरनेशनल पेमेंट नहीं होनी है तो नहीं होगी। आया सभी को समझ में? तो ये है इसके डिफरेंसेस। तो फिलहाल तो अभी आपको ये जो सही आंसर है पता चल गया होगा। इसका सही आंसर ट्रू है। चलिए आगे बताइए। बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड 1980। पहला क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। जल्दी से बताइए ट्रू या फॉल्स। आप लोग जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन पे टाइप करें, चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखना शुरू करिए, यस या नो। लिखना सबको है, जिसने नहीं लिखा वो M1 पेपर फेल हो जाएगा, बता दिया है। श्राप लगेगा तुम्हें। तो कमेंट नीचे टेक्स्ट तो जरूर टाइप करो। क्या बैंक ऑफ इंडिया पहला क्रेडिट कार्ड भारत में बनाने वाला था? ये सवाल हर बार आए हैं। फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड किसने बताया? क्रिएटेड बाय इन इंडिया लिख दें। ये देखो, ये तो आपका दे दिया 1946 में वर्ल्ड का। फर्स्ट इंडियन बैंक लिख देते हैं। इंडियन बैंक क्रेडिट कार्ड क्रिएटेड बाय, तो इसमें दे रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सीबीआई ने बनाया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनके द्वारा पहला क्रेडिट कार्ड भारत में लॉन्च हुआ था। आ गया सभी को साथ समझ में? तो ये एक अच्छा जीएस टाइप का सवाल है। अच्छा, ये सवाल जितने भी हैं सब जीएस टाइप के ही हैं क्योंकि ये
प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं। सीवीवी का नंबर या फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। अभी मैंने बताया था, सीवीवी का फुल फॉर्म बताएंगे, जल्दी से अपने सेक्शन में टाइप करेंगे। सीवीवी फुल फॉर्म्स बताइए जल्दी से। करेक्टर वेरीफाइड वैल्यू, कैश वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कॉल वेरिफिकेशन वैल्यू। प्रशांत ने सी लिखा है, स्नेहा ने सी लिखा है, काजल ने भी सी लिखा है। अच्छा, इससे अभी देखना, एक गलत लिखेगा सब गलत लिख देंगे। पढ़ के करना। सही जवाब है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सी इज द राइट आंसर। सभी लोग बच्चों जवाब दो, गलत हो तो गलत दो। इंटरेस्ट इज पेड ऑन सेविंग डिपॉजिट। जो बचत खाते होते हैं उनमें, बचत खातों में ब्याज मिलता है। ब्याज कब मिलता है? साल का, मंथली, अर्धवार्षिक या क्वार्टरली? जल्दी बताइए। इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग बैंक। अच्छा, इसको लेकर बड़ा डिस्प्यूट है, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर आप लोग मान लीजिए एफडी करवाते हैं, तो एफडी करवाते समय इसमें लिखा है बैंक इन इंडिया जनरली पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग क्वार्टरली, बट सम बैंक का पे मंथली। इंटरेस्ट इज कैलकुलेट डेली बेसिस। अब इसका मतलब समझिए क्या है, कि आप लोगों के जो बैंक्स हैं, इसमें जो पुराने समय में अगर आप लोग बात करें पहले, तो उस समय बैंक्स जो थे आधे आधे साल में इंटरेस्ट डालते थे। आप लोग पासबुक चेक कराने जाएंगे तो 6 महीने में, एक अप्रैल में डालेंगे, उसके बाद 6 महीने बाद फिर डालेंगे सितंबर में। तो 6 महीने के बाद इंटरेस्ट डालते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे सभी ने क्वार्टरली इंटरेस्ट इंटरेस्ट डालना लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट तो बैंकों में पर डे का हो गया आज की डेट में। पहले क्या होता था, 10 तारीख को इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था, लेकिन फिर आरबीआई ने चेंज कर दिया। मान लो आपके पास 5 जुलाई को अगर बैंक में 50,000 रुपए हैं, तो 5 जुलाई को 50,000 रुपये ब्याज मिलेगा। 6 जुलाई के आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, 40,000 रुपये बचे, तो 6 जुलाई का ब्याज 40,000 रुपये मिलेगा। तो पर डे का ब्याज देती है बैंक। ठीक है, तो जितना बैंक में पैसा ज्यादा रखेंगे उतने दिन का। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपने 10 तारीख को पैसा ज्यादा रखा और 5 तारीख को निकाल लिया या आगे निकाल लिया, तो 10 तारीख को जो पैसा होता था उसी का ब्याज मिल जाता था। तो इसका सही आंसर जो है वो है क्वार्टरली। बहुत सारे लोग गलत बताते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, तो सही जवाब देखो इसमें इस बार गलत गलत दिया है। प्रशांत ने सही जवाब दिया है बी, बाकी सब नकलची हैं। यूआईडीआई का फुल फॉर्म बताएंगे बच्चों। युदय, युदय का फुल फॉर्म बताइए। ये मैंने अभी अभी बताया भी था। अगर आप लोगों को पहले तो बताइए यूआईडीआई करता क्या है। ये वही संस्था है जो आपके आधार से जुड़ी हुई है, और इसका सही फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक। अच्छा, ऑफ इंडिया तो मैंने लिखा ही नहीं, ये वाला है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 6 का ए। अब इसको पढ़िए और जल्दी से बताइए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोग बेहतर ढंग से तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप लोग M1 वाला कोर्स ओपन करें। और M1 में एक दो तीन वीडियोस हैं बैंकिंग को लेकर। मैं आपको दिखा देता हूं कौन से। M1 के वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियोस, ओल्ड वीडियोस में देखिए। और ये बहुत पहले के वीडियोस हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस सेम था, कोई चेंजेस हुए नहीं, इसलिए वीडियोस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किए। यहां से शुरू होते हैं 37 नंबर क्लास से। 37 नंबर क्लास पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स पढ़ाया गया। इसमें बैंकिंग, 39 पे भी बैंकिंग का लेकर है, 40 नंबर पर भी आपका इसी का है। और अगर आप नीचे जाएंगे सिक्योरिटी, तो 37 से 40 तक इतने वीडियोस जरूर देख लीजिए। तो आपको ये जितने भी क्लासेस ली जा रही हैं ये सब क्लियर हो जाए। ये सारे थ्योरी के हैं और आधे आधे घंटे के वीडियोस हैं। बेहतरीन, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें।
तो आप लोग जरूर कर लीजिए इसको। फिलहाल इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, सीवीवी सब में होता है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फंड? पैसा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा फंड का मतलब इस्तेमाल होता है? बताइए। पैसा ट्रांसफर, विच इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फंड थ्रू इंटरनेट? इंटरनेट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? MICR, RTGS, NEFT और कोर बैंकिंग। आप में से कोई बच्चा बता सकता है MICR का फुल फॉर्म क्या है? अभी अभी मैंने ये दो फुल फॉर्म भी बताए थे। इसका मतलब आप लोगों ने वो वीडियोस फिनिश ही नहीं किए। और एक मैं PDF भी दिखा देता हूं जो इससे जुड़ी हुई है। सिलेबस सब कुछ है इसमें, कोई एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता इससे। लेकिन अफसोस, समय की अभाव के कारण हमारे प्रिय बच्चे पढ़ नहीं पाते। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हिंदी वाले सेक्शन में जाइए, थोड़ा सा नीचे जाइए। यहाँ पर आपको डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज नाम का 8वें नंबर की पूरी PDF पड़ी हुई है। और जब आप इसे खोलेंगे तो सब कुछ है इसमें। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ A to Z सारा कुछ मिलेगा। कितने प्रकार के खाते होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे लोन्स के बारे में है आप लोगों का। ये देखिए MICR का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, क्या क्या होता है इसमें, चेक्स कितने प्रकार के होते हैं, DD OD KYC, सब कुछ है इसमें। आपको A to Z सब मिल जाएगा, पूरे नोट्स और सब कुछ है इसमें। बस इतना पढ़ लीजिए तो आसानी से इसका वीडियो देख लीजिए। तो फिलहाल MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, लेकिन पैसा ट्रांसफर किससे कर सकते हैं इंटरनेट से? RTGS और NEFT से। इस क्वेश्चन में दो आंसर्स दिए गए हैं जो सही हैं, लेकिन क्या वाकई दो आंसर्स लगाए जा सकते हैं? MCQ में दो आंसर्स आप नहीं लगा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आंसर एक जगह यहाँ कहीं लिखा होगा B and C बोथ। तो अभी इस MCQ के यहाँ पे जो लिखे हैं ऑप्शंस वो गलत हैं। तो यहाँ सही आंसर देते हैं B and C। ठीक, दोनों ही मेथड से हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास। व्हाट इज द इनकम टैक्स ब्रिज रिलेटेड? इनकम टैक्स ब्रिज किससे रिलेटेड होता है? जल्दी बताएं। भाई बहुत ही सिंपल है। इनकम टैक्स जो है वो बेसिकली आप लोगों का फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बोथ A and B और नन, कुछ नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। आप में से बहुत सारे बच्चे A और B लगाने वाले हैं। सही जवाब B है। UPI भीम से कितना पैसा एक बार में ट्रांसफर किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत बार आया है। जल्दी से बताएं। 50,000, 1 लाख, कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है UPI भीम से? तो आपको बता दें, UPI भीम से जो नए यूजर होते हैं उनको 24 घंटे में 5,000 रुपए ही ट्रांसफर करने की लिमिट है, और पुराने यूजर को 1 लाख रुपए। आप UPI भीम से किसी को भी मैक्सिमम, और यही लिमिट आपकी IMPS की भी है, नहीं IMPS की सॉरी 2 लाख तक है। तो ये आप लोग 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं भीम से। अगला बताएं। QR का फुल फॉर्म ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, जल्दी से बताएं। QR का फुल फॉर्म क्या होता है? ABCD। आप में से कुछ बच्चों ने B और N भी लिख दिया, N तो है ही नहीं, C लिख रहे हैं कुछ बच्चे। तो क्विक रिस्पॉन्स कोड है, सही जवाब यही है। AEPS की मदद से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? AEPS का फुल फॉर्म पता है ना? अभी मैंने शुरुआत में बताया था, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। और इसकी मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से बैलेंस चेक कर सकते हैं, विड्रॉ देख सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं ये भी। तो मैं आपको एक दिखाता हूं, आप लोग ट्राई करके देखिए। जैसे मैंने इसके नोट्स में भी लिखा हुआ है AEPS का, देखिएगा अगर आप लोग चेक करेंगे तो मैंने एक छोटा सा नोट्स भी बनाया था जिसमें AEPS के ऊपर मैंने पूरा आप लोगों को
समझाने की कोशिश की थी। डिजिटल पेमेंट के नाम से है शायद से ये। तो इसमें आप लोगों को पूरा बताया गया था कि कैसे पेमेंट करते हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आपके पास कभी नेट खत्म हो जाए तो आप लोग इसके थ्रू अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। हाँ, कुछ बैंकों में कोड चेंज हो जाते हैं, तो ये आप बैंक की वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं एईपीएस का कोड क्या क्या है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए, डिजिटल पेमेंट के ऊपर है, बैंक कोड सही है। आप लोगों को सबसे पहले पेमेंट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग दिया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप लोग अपने अपने बैंकों के कोड्स चेक कर सकते हैं, *99#। जरा आप लोग एक बार ये चेक करके देखिए क्या ये सही में काम कर रहा है। तो देखिए बच्चों, एईपीएस की मदद से आप लोग ये सारा काम कर सकते हैं। पैसे जमा, निकालना, बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर करना, और भीम आधार पे करना इत्यादि। ये सारी चीजें पॉसिबल है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इसमें सब कुछ पॉसिबल है। अगला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट सेल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेल डू नॉट हैव ए डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। इसमें क्वेश्चन है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेल डू नॉट हैव ए डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। जितने भी आपके अलग अलग सेल्स होते हैं, इनमें अलग अलग ट्रांजेक्शंस नहीं होता। तो ये ट्रू है। यूएसएसडी डायल करने का क्या यही नंबर था? अभी तो बताया था। सही है। व्हाट यूजर नीड टू डू मेक ए पेमेंट यूपीआई। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूजर को क्या चाहिए? बताइए, यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूजर को क्या चाहिए होगा? किसी को कोई आइडिया? मैं आपको बता देता हूं। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आप लोगों अपना गूगल पे, फोन पे कुछ भी खोलेंगे तो उसमें एक एक वीपीएन लिखा होगा। वीपीए का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जैसे मेरा वाला मैंने अभी आपको बताया था, minesachan@UPI। इसको आप लोग डाल देंगे गूगल पे या इस तरह, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। ये ऐसा ही है, मैंने शायद गलत लिख दिया है। खैर, वो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे पास अलग अलग यूपीआई आपको दिखेंगे। आप अपना गूगल पे, फोन पे इत्यादि खोलकर चेक कर सकते हैं। जब आप लोग इस तरीके का आप लोग देखेंगे तो वो जो पूरा डिटेल लिखा रहता है, यूपीआई एड्रेस जिसे कहते हैं, उसी का नाम है वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो यूपीआई करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। आधार कार्ड की वेबसाइट बताइए, इनमें से कौन सी है? आधार कार्ड की वेबसाइट है uidi.gov.in। इस वेबसाइट से आप आधार कार्ड अपना चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और वर्चुअल आधार भी आप लोग ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। ये तो मैंने बता ही दिया, यूएसएसडी सर्विसेज किस किस काम के लिए यूज होती हैं। सभी काम कर सकते हैं ना, पैसे लेना देना। और एनईएफटी किस काम के लिए होती है? फंड ट्रांसफर करने के। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के सवाल आप लोगों को मिलेंगे। ठीक। हम लोग इसी तरह के एमसीक्यू कंटिन्यू करेंगे बच्चों। इन एमसीक्यूज को आप लोग फिनिश कर लीजिएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी पहले से आपके कोर्स में या ऐप में पहले से अवेलेबल हैं। आपको बस कोर्स खोलना है अपना। अभी हम लोग M1 पढ़ रहे हैं, आप M2 करेंगे तो M2 वाला खोलिएगा, M3 करेंगे तो M3 खोलिएगा। और कोर्स के अंदर आपको एमसीक्यू नाम का फोल्डर्स मिलेगा सभी कोर्सेज के अंदर। बस उसके पुराने एमसीक्यूज और वीडियोस जरूर फिनिश करिएगा। आपको बस और कुछ तीसरी चीज करनी ही नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।